हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फैक्टोरियल कवर करा था। फैक्टोरियल से रिलेटेड, फैक्टोरियल की डेफिनेशन, फैक्टोरियल से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, जो फाउंडेशन लेवल पे हमें पता होने चाहिए, जो आगे कॉम्बिनेशन परमुटेशन के लिए यूजफुल है, वो सब हमने कवर कर लिया था। तो फैक्टोरियल तो हमारा टोटल कवर हो गया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी फैक्टोरियल वाले पार्ट में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का बेस। मतलब इसके बिना तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ आ ही नहीं सकता। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के लिए ही बिल्कुल बेसिक है और इससे परमुटेशन की डेफिनेशन आपको पता लगेगी। और अगर आप एनपीआर आगे जाके पी वाले फॉर्मूलेस पढ़ेंगे परमुटेशन के, कॉम्बिनेशन के, तो वो भी इसके बिना आपको समझ नहीं आ सकते, क्योंकि परमुटेशन से कॉम्बिनेशन आएगा और परमुटेशन आपको समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ एफपीसी, शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, तो दो प्रिंसिपल्स हमें बच्चों इसमें पढ़ने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेके जाता हूं। तो पहले मैं आपको एफपीसी कवर करता हूं, बाद में ये हम जो मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर करी है इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। बच्चों, कोई भी अगर आपको डाउट रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दिया करें, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कवर कर दूंगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, दो लॉज हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन लॉ और दूसरा है हमारा एडिशन रूल। एक एक करके बच्चों कवर करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने सिनेमा हॉल लिया जिसमें एंट्री गेट्स लिए 3 और बच्चों एग्जिट गेट्स लिए 2। अब आपको यह बताना है कि कितने तरीके से एक बंदा एंट्री करके एग्जिट कर सकता है। तो उस बंदे को दो जॉब्स परफॉर्म करनी है। जॉब 1 एंट्री, जॉब 2 एग्जिट। दोनों ही जॉब कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ऑप्शन तो नहीं है कि इधर जॉब 1 कंप्लीट कर ले या जॉब 2 कंप्लीट कर ले, क्योंकि बाहर वो कैसे आएगा जब तक वो दोनों जॉब्स कंप्लीट नहीं करेगा। जॉब 1 कंप्लीट करेगा तो अंदर आएगा, जॉब 2 कंप्लीट करेगा तो बाहर जाएगा। डायरेक्ट बाहर कैसे चला जाएगा? इसलिए आप जॉब 1 भी करना पड़ेगा और जॉब 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने तरीके से वो जॉब 1 को फिनिश कर सकता है? जॉब 1 को फिनिश करने के उसके पास 3 ऑप्शन है, वो किसी भी गेट से एंट्री कर सकता है। अब किसी भी गेट से एंट्री करने के बाद मान लो उसने किसी एक गेट से एंट्री कर ली, उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन है एग्जिट के, ईदर गेट 1 और गेट 2। तो मान लो वो किसी एक गेट से एंट्री करता है, मान लो वो किसी एक गेट से एंट्री करता है, देखो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। मान लो किसी एक गेट से एंट्री करता है, मान लो गेट 1 से एंट्री करता है। गेट 1 से एंट्री करने के बाद एग्जिट गेट 1 गेट 2 से कर सकता है। तो दो चॉइसेस हो गई इसके पास, एक से दो, एक से दो, ध्यान से सुनना। एक गेट से एंट्री के बाद दो चॉइसेस हैं, बट उसके पास तो अवेलेबल ऑप्शन एंट्री के 3 है। तो एक से दो, 3 से कितना, इसलिए मल्टीप्लाई करा, टोटल उसके पास 6 ऑप्शंस हैं बाहर आने के, एंट्री एंड एग्जिट। तो कितने तरीके से एक बंदा एंट्री करके एग्जिट कर सकता है? आपने कैसे काउंट करा? मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई बच्चों कब करना पड़ता है? जब आपको दोनों ही जॉब परफॉर्म करनी हो, जॉब 1 भी परफॉर्म करनी हो, जॉब 2 भी परफॉर्म करनी हो, देन द टू जॉब्स, मान लो जॉब 1 को करने के m ऑप्शंस होते और जॉब 2 को करने के n ऑप्शंस होते, then the two jobs in succession, मतलब one by one, can be completed in mn ways। तो बच्चों एक और एग्जांपल देता हूं जहां मैं आपको बताऊंगा कि जब दोनों ही जॉब परफॉर्म करनी हो, जॉब 1 भी करनी हो एंड जॉब 2 भी करनी हो,
तो बच्चों हम याद कराते हैं कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बट लॉजिकली मैंने आपको यूनिटरी मेथड से बताया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट one boy and one girl. A teacher wants to select one boy and one girl to represent a class in a function. मतलब दो बच्चे चाहिए इन शॉर्ट टीचर को क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब टीचर के पास जॉब वन क्या है? बॉय सिलेक्ट करना। जॉब टू क्या है? वन गर्ल सिलेक्ट करना। ठीक है, अब बताओ टीचर के पास बॉय को सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है? B1 भी सिलेक्ट हो सकता है, B2 भी सिलेक्ट हो सकता है, B3 भी सिलेक्ट हो सकता है, B4 भी सिलेक्ट हो सकता है, B5 भी सिलेक्ट हो सकता है, B6 भी सिलेक्ट हो सकता है, B7 भी सिलेक्ट हो सकता है, B8 भी और B9 भी और B10 भी। अब मान लो कोई भी एक बॉय सिलेक्ट हुआ। कोई भी एक बॉय सिलेक्ट होने के बाद टीचर के पास ऑप्शन क्या रह जाएंगे? उस बॉय को गर्ल वन के साथ रिलेट करके रिप्रेजेंट करवा ले क्लास, गर्ल टू के साथ, गर्ल थ्री के साथ। तो एक से कितनी चॉइसेस हैं? 8। एक बॉय से 8 चॉइसेस हैं, एक बॉय से 8 पेयरिंग बन रही है। B1 G1 B1 G2 B3 G3, एक से 8, 1 से 8, तो 10 से कितना? इसलिए आंसर क्या हो गया बच्चों? 80। या 80 ऑप्शंस हैं टीचर के पास, या 80 ऑप्शंस हैं वन बॉय और वन गर्ल को सिलेक्ट करने के। ठीक है, तो ये तो आपका बच्चों एडिशन रूल हो गया। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, सॉरी एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम एडिशन रूल करते हैं। अब यहीं पर ही बताता हूं मैं एडिशन रूल क्या होगा। अगर क्वेश्चन में ये होता, यहां पर लिख देता हूं मैं अलग से एडिशन रूल, कि प्लस कहां लगता है। वैसे तो और वाले क्वेश्चन में प्लस होगा, बट आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। एक क्लास में मान लो 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। A teacher wants to select either a boy or a girl to represent a class in a function. अब टीचर के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई? ईदर ईदर या तो जॉब वन परफॉर्म होगी या जॉब टू। या तो बॉय सिलेक्ट होगा, बॉय को सिलेक्ट करने के 10 ऑप्शंस हैं और गर्ल को सिलेक्ट करने के 8 ऑप्शंस हैं। तो ओवरऑल ऑप्शंस कितने रह गए भाई? 10 प्लस 8। टीचर के पास कितनी चॉइसेस हैं? 18। और ऑब्वियसली क्लास में 18 बच्चे हैं। अब टीचर के पास कितने ऑप्शंस हैं? एक बच्चा चुनना है। तो 18 बच्चे हैं, या तो B1 चुना जाएगा, या B2 चुना जाएगा, या B3 चुना जाएगा अप टू B10, या G1 चुना जाएगी, या G2 चुनी जाएगी, या G3 अप टू G8। तो टीचर के पास कितनी चॉइसेस हैं? 18 ऑप्शंस हैं। क्योंकि जब एक जॉब परफॉर्म करनी है, कोई भी एक, ठीक है, ईदर जॉब वन और जॉब टू, तो वो कोई जॉब वन कितने भी तरीके से परफॉर्म की जा सकती है? 10 चॉइसेस ये हो गई। जॉब टू कितने भी तरीके से परफॉर्म की जा सकती है? 8 चॉइसेस ये हो गई। तो ओवरऑल चॉइसेस कितनी हो गई? 10 प्लस 8 18। तो 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये तो हमने कर लिए। आपको दोनों लॉज मैंने विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो मैंने आपके सामने पीडीएफ खोल लिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, और फिर मैं राइट साइड में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर अ क्लासिकल, 5 फॉर अ मैथमेटिकल एंड 4 फॉर अ नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। अलग अलग कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि नेचुरल साइंस के लिए 4 कैंडिडेट्स हैं, मैथमेटिकल की स्कॉलरशिप के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं, क्लासिकल की स्कॉलरशिप के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं। पहला पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं आप आपके सामने सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो पहली स्कॉलरशिप क्लासिकल की है, तीनों ही स्कॉलरशिप देनी है। दूसरी मैथमेटिकल, 3 जॉब्स परफॉर्म करनी है। और तीसरी हो गई नेचुरल साइंसेस। अब इसके 3 कैंडिडेट्स हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो 3 में से किसी को भी मिल जाएगी। 3 ऑप्शंस तो ये हो गए। मैथमेटिकल की स्कॉलरशिप के लिए 5 दावेदार हैं और नेचुरल साइंसेस की स्कॉलरशिप के लिए 4। तीनों जॉब परफॉर्म कर रही है। क्लासिकल की भी स्कॉलरशिप देनी है, मैथमेटिकल की भी स्कॉलरशिप देनी है, नेचुरल साइंस की भी स्कॉलरशिप देनी है। तो ओवरऑल तीनों स्कॉलरशिप कितने तरीके से दी जा सकती है? तीनों ही, जॉब 1 भी परफॉर्म करनी है एंड जॉब 2 भी परफॉर्म करनी है एंड जॉब 3 भी परफॉर्म करनी है। देन द 3 जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन, बताइए बच्चों, कंप्लीटेड इन 3 इंटू 5 इंटू 4, 15 4 या 60 तरीके से स्कॉलरशिप दी जा सकती है। अब बच्चों अगर आपको अब भी लग रहा है कि समझ नहीं आया, देखिए मैं कैसे एग्जांपल देके आपको रिलेट करके बताता हूं। मान लो पहली स्कॉलरशिप C1 C2 C3, ये क्लासिकल की स्कॉलरशिप 3 में से किसी को भी मिल सकती है। मैथमेटिकल के लिए 5 दावेदार हैं। अब मान लो क्लासिकल की स्कॉलरशिप इससे मिली, अब साथ में इसके मैथमेटिकल की इस कैंडिडेट को मिल सकती है। एक से क्लासिकल 1 से M1, एक से 1 से 2, तो 1 से 5, 1 से 5, C1 5 के साथ रिलेट हो सकता है, C2 5 के साथ, C3 5 के साथ, 5 प्लस 5 प्लस 5, 15 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। उसके बाद कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लें, मान लो C1 M1 लिया। उसके बाद नेचुरल साइंस की स्कॉलरशिप के लिए 4 दावेदार हैं, तो एक ऑर्डर्ड पेयर से 4, 1 से 4 और 15 है, तो 15 इंटू 4। बच्चों आया नहीं आया समझ में? देखिए, तो मैं तो ऐसे रिलेट करके बता देता हूं, बट याद करने का तरीका बिल्कुल बेस्ट है कि जितनी जॉब्स होंगी अगर सभी को परफॉर्म करना होगा, देन द 3 जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन 3 इंटू 5 इंटू 4, 60 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब थोड़ा स्लाइड का, हाँ ये रहा बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग बच्चों सब सेकंड पार्ट पढ़िए, मैं आपके सामने रीड करता हूं। इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज, अब कोई भी एक जॉब परफॉर्म करनी है, वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, ठीक है, कोई भी एक स्कॉलरशिप अवॉर्ड करनी है। अब कितने तरीके से दी जा सकती है मैं आपको बताता हूं। या तो क्लासिकल की स्कॉलरशिप दी जाएगी, सेकंड पार्ट, या तो क्लासिकल की दी जाएगी, या बच्चों मैथमेटिकल की दी जाएगी, या बच्चों नेचुरल साइंसेस की दी जाएगी। भाई या तो इन तीन में से किसी को भी स्कॉलरशिप मिल गई। क्लासिकल की, मान लो क्लासिकल की स्कॉलरशिप बटी, तो या तो C1 को मिल जाएगी या C2 को या C3 को, ठीक है, एक स्कॉलरशिप हो गई। मैथमेटिकल की स्कॉलरशिप, ये भी एक ऑप्शन है कि भाई मैथमेटिकल की स्कॉलरशिप बढ़ गई। 5 तरीके से कोई भी एक जॉब परफॉर्म होनी है। अब वो कितने कितने तरीके से हो सकती है वो आपके सामने है, तो ओवरऑल चॉइसेस क्या हो गई, ठीक है। इसलिए जब ईदर वाला वर्ड आ जाए, ईदर और, तो फिर प्लस होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 12 तरीके से। यार ऑब्वियस है 12 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 12 कैंडिडेट्स हैं, किसी भी एक को स्कॉलरशिप मिलनी है। वहां तीनों को मिलनी थी स्कॉलरशिप, 3 बंदों को मिलनी थी, यहां पर किसी एक को मिलनी है, तो 12 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो ये बच्चों पहला एग्जांपल हमारा बहुत अच्छे से एंड
हो गया है। ऐसे हम एग्जांपल्स करते रहेंगे और टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का। तो ये मैं डन लिख देता हूं, पहला एग्जांपल हमारा कंप्लीट। ठीक है, डन। अब आ जाओ नेक्स्ट। थोड़ा स्पेस को लेकर डाउट रहेगा कि कहां करना है, वो मैं आपके सामने कर दिया करूंगा। रुकिए 1 मिनट वेट। हियर अ सेकंड। सेकंड एग्जांपल, a door has a room has 6 doors. In how many ways can a man enter the room through one of the door and come out through a different door? ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आगे करता हूं। अब सुनिए एग्जांपल 2, a room has 6 doors। तो रूम में एंट्री करने के, देखो रूम में एंट्री भी करना है और एग्जिट भी करना है। ठीक है, दोनों जॉब परफॉर्म करनी है। एक जॉब तो है नहीं, एंट्री भी करना है। तो कितने तरीके से? एंट्री के तो 6 गेट्स हैं और एग्जिट मतलब जिससे एंट्री करेगा उससे एग्जिट नहीं करेगा। तो बताओ जॉब 1 कितने तरीके से परफॉर्म की जा सकती है? जॉब 1 परफॉर्म की जा सकती है 6 तरीके से। जब जॉब 1 परफॉर्म हो गई किसी भी एक वे से, किसी भी एक गेट से वो एंट्री कर गया, ठीक है, जिस गेट से एंट्री करेगा उससे एग्जिट नहीं करेगा। आफ्टर परफॉर्मिंग जॉब 1, जॉब 2 के परफॉर्म करने के ऑप्शंस कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। देन द 2 जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन 30 वेज। ऑब्वियसली डोर 1 से एंट्री करा उसने, डोर 2 से एग्जिट कर सकता है। तो D1 के साथ D2, D1 के साथ D3, D1 के साथ D4, D1 के साथ D5, D1 के साथ D6, 1 से 5 ऑप्शन है 6, 6 इंटू 5। ठीक है, और अगर वो ये कहते कि जिससे एंट्री करेगा उससे एग्जिट, तो एंट्री के फिर कितने गेट्स होते? 6। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 जॉब, जॉब 1 परफॉर्म हो गई, एग्जिट का तो फिर एक ही ऑप्शन रहेगा ना। ठीक है, और वैसे अगर स्टूडेंट सोचे कि भाई जिससे एंट्री करेगा उससे एग्जिट करेगा, तो डोर 1 डोर 1, डोर 1 डोर 1, डोर 2 डोर 2, डोर 3 डोर 3, डोर 4 डोर 4, डोर 5 डोर 5, डोर 6 डोर 6। तो 6 ऑप्शंस होते हैं। और अगर ये कुछ नहीं बोलते, नॉर्मल, कितने तरीके से एक बंदा एंट्री करके एग्जिट कर सकता है? तो जाने के भी 6 गेट है, आने के भी 6 गेट है, दोनों जॉब परफॉर्म करनी है। 6 इंटू 6 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों 1 मिनट, मैंने 2 एग्जांपल्स आपको करा दिए। अब मैं कुछ अपने एग्जांपल्स कराता हूं पहले। तो यहां पर लिख देता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। फिर हम वापस क्वेश्चंस पे आएंगे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्या है, आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है मैथ्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक है, 10 से लेकर 99 तक, टोटल 90 नंबर्स हैं। अब यहां पर आपको 2 जॉब्स परफॉर्म करनी है बच्चों, एक तो वंस प्लेस के लिए डिजिट प्लेस करनी है और एक टेंस प्लेस के लिए। 2 जॉब्स हैं, दोनों जॉब परफॉर्म करोगे, दोनों जगह डिजिट प्लेस करोगे तभी नंबर बनेगा। तो टेंस प्लेस के लिए कितने दावेदार हैं? टेंस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। 02 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, नॉट 2 डिजिट। ठीक है, तो 02 कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब टेंस प्लेस पे अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? टेंस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। टेंस प्लेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9। अब कोई भी एक नंबर आ गया, मतलब टेंस प्लेस के लिए अवेलेबल ऑप्शन है 9। अब आ कोई भी एक गया, मतलब जॉब 1 परफॉर्म हो गई। जॉब 1 परफॉर्म होने के बाद जॉब 2, मतलब सेकंड प्लेस, वंस प्लेस पे 0 आ सकता है, 10 इज अ 2 डिजिट नंबर। सेकंड प्लेस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब सेकंड प्लेस के लिए अवेलेबल ऑप्शंस 9 ही है। तो अगर मान लो
टेंस प्लेस पे मैं 1 रखता हूं, तो 1 से कितने नंबर्स बनेंगे? 10। एक से 10 बनेंगे, सॉरी, एक से कितने बनेंगे बच्चों? 10 बनेंगे, क्योंकि 1 के साथ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अप टू 9। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 नंबर्स बनने 1 से 10, और ऑप्शन है 9। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, 9 दोनों जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन 90 वेज। तो 90 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। क्लियर है? और अगर यही क्वेश्चन में आप ये कहते 90 नंबर्स हो गए, अगर इसी क्वेश्चन में कहते कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, आपको वो नंबर्स नहीं लेने जिनमें डिजिट्स रिपीट हो रही हो। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब इन्होंने मना करा है कि वो वाले नंबर्स नहीं लेने 11, 22, 33 जिनमें डिजिट्स रिपीट हो रही हो। अब इसका फंडा कैसे रहेगा? ये आपकी वंस प्लेस है, ये आपकी टेंस प्लेस है। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, वंस प्लेस, टेंस प्लेस पे बच्चों, टेंस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, मतलब टेंस प्लेस के लिए अवेलेबल ऑप्शन है 9। अब कोई भी एक डिजिट टेंस प्लेस पे आपने रख दी, मतलब जॉब 1 परफॉर्म हो गई, मतलब टेंस प्लेस पे मान लो 1 आ गया, टेंस प्लेस पे 1 रखने के बाद वंस प्लेस पे 0 आ सकता है, बट 1 नहीं आएगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं। तो अगर कोई भी एक डिजिट आ गई तो इसके लिए 9 ऑप्शंस रह जाएंगे। क्लियर है? तो 1 से 9, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने नंबर्स हो गए बच्चों? 81। और आप खुद सोचो ये 81 कैसे हुए? वैसे तो टोटल 90 नंबर्स थे, 90 में से वो वाले नंबर्स हट गए जो 11 के टेबल में आ रहे हैं, और 11 के टेबल में 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं? 11 से लेकर 99 तक 9 नंबर्स, वो सारे हट गए, तो कितने बचे? ऑब्वियसली 81, और 81 ही आपका आंसर आ रहा है। तो 2 डिजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब आ जाओ आप 3 डिजिट नंबर्स पे। अब बच्चों 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 3 डिजिट नंबर्स मतलब वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये तीनों ही प्लेसेस फिल करनी है। बच्चों बस ये ध्यान रखना कि 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। 100 प्लेस पे 0 आ गया तो उसके बाद टेंस प्लेस वो सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है, क्योंकि उस केस में टेंस प्लेस पे भी फिर 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 100 प्लेस के लिए अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं बच्चों? 9 इस जॉब को परफॉर्म करने के। बाकी तीनों जॉब परफॉर्म करनी है, बाकी टेंस और वंस प्लेस पे तो 10 में से कोई सी भी डिजिट आ जाएगी, आप डायरेक्ट करो। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देन द 3 जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन 9 इंटू 10 इंटू 10, 900 नंबर्स। और आपको पता है 100 से लेकर 999 तक 900 नंबर्स ही हैं 3 डिजिट के। आगे, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, अब आपको वो नंबर्स नहीं चाहिए जिनमें डिजिट्स रिपीट हो रही हो। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, इसके लिए कितने ऑप्शंस रह गए? 9। अब टोटल मेरे पास 10 डिजिट्स हैं, एक यूज हो गई है बच्चों, एक यूज हो गई है एक टाइम में, तो इसके लिए ऑप्शंस कितने रह गए? 9। 9 ऑप्शंस हैं। क्यों क्यों 9 है? सोचो, 9 ही थे, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करा था, तो अब 2 डिजिट्स यूज हो गए बच्चों, तो इसके लिए ऑप्शंस कितने रह गए? 10 माइनस 2 8। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए? 9 इंटू 9 इंटू 8, तो बच्चों ये हमने अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए। वापस बुक वाले क्वेश्चंस पे आते हैं जो मैंने पीडीएफ दी है, मतलब उसके 2 एग्जांपल्स कर लिए थे हमने। वन मिनट बच्चों। अब हम एग्जांपल नंबर 3 करते हैं बच्चों। ये रहा, तो सेकंड एग्जांपल हमारा डन हो गया, एग्जांपल 3 करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। द फ्लैग ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड फोरम
इज इन द फॉर्म ऑफ 3 बॉक्सेस। फ्लैग जो है वो 3 बॉक्सेस फॉर्म में है। एग्जाम्पल थर्ड का सॉल्यूशन है बच्चों, ये 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ईच टू बी कलर्ड, सब पे कलर होना है, मतलब तीनों जॉब परफॉर्म होनी है। फर्स्ट ब्लॉक पे भी कलर होना है, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी डिफरेंटली, तीनों पे अलग अलग कलर होना है। इफ देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 6 डिफरेंट कलर्स हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बच्चों, इन हाउ मेनी वेज या इन हाउ मेनी सच डिजाइंस आर पॉसिबल, कितने डिजाइन बनाए जा सकते हैं, इस प्लेस के लिए कितनी कलरिंग हो सकती है। 6 में से कोई सा भी कलर हो गया, जो कलर यहां पर हुआ कोई भी एक हो गया, तो सेकंड प्लेस के लिए, सेकंड ब्लॉक के लिए कितने कलर्स रह गए, 5, और थर्ड के लिए 4। ऐसे होता है रिपीटिशन नॉट अलाउड, जो अभी अपने करके आ चुके हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन द 3 जॉब्स इन सक्सेशन, या टोटल कलरिंग कितनी होगी, या टोटल डिजाइन कितने बनेंगे, 6 5 30, 30 4 120, 120 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों हमने 3 एग्जांपल्स कर लिए, एफपीसी के दोनों लॉस पढ़ लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। थर्ड एग्जांपल भी हमारा डन हो गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने डन। अब हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। लो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ लेट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हमने विद और विदाउट मीनिंग, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हमने विद और विदाउट मीनिंग, which can be formed out of the letters of the word rose। और फर्स्ट पार्ट सुनिए बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से। when the repetition of letters are not allowed, हमारे पास जो लेटर्स हैं वर्ड रोज में 4 लेटर्स हैं, हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए 4 में से कोई सा भी लेटर आ सकता है। फर्स्ट प्लेस के लिए 4 में से कोई सा भी लेटर आ सकता है। अब कोई भी एक लेटर आ गया, सपोज आर आ गया, सपोज आर आ गया। सेकंड प्लेस के लिए कितने लेटर्स रह गए, 3। थर्ड प्लेस के लिए कितने लेटर्स रह गए, 2। फोर्थ प्लेस के लिए कितने लेटर्स रह गए, 1। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, then the 4 jobs can be performed in 24 वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। और अगर ये कहते हैं कि रिपीटिशन अलाउड है, मतलब चारों प्लेसेस पे सेम लेटर भी आ सकता है, तो फिर हर प्लेस के लिए अवेलेबल ऑप्शंस कितने हो गए, 4। तो आंसर हो जाएगा 4 टू द पावर 4, 4 4 16, 4 जा 64, 4 जा 256। उस केस में कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, 256। तो 256 हमारा करेक्ट आंसर है। रिपीटिशन अलाउड का और नॉट अलाउड का 24। तो ये भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5। तो बच्चों एक बार पढ़ लो एग्जांपल 5 क्या है। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स, इफ द सिग्नल, सिग्नल बनाने के लिए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं बच्चों 4। सुनिए, दो फ्लैग्स लेके सिग्नल बनाने हमने, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 फ्लैग्स हैं,
तो ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है, चार में से कोई सा भी फ्लैग आ जाएगा। अब जब एक फ्लैग ऊपर आ गया, मान लो F1 आ गया, तो F1 के साथ नीचे रखने के लिए कितने फ्लैग्स हैं? F1 के साथ F1 तो आ नहीं सकता, एक यूज हो गया, F2 आ सकता है, F3 आ सकता है, F4 आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए टॉप पे कोई भी एक फ्लैग आ सकता है, चार ऑप्शंस हैं। तो बट बॉटम के लिए तो थ्री फ्लैग्स हो गए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब दो फ्लैग्स लेके बना रहे हैं, चार फ्लैग्स हैं, जो फ्लैग ऊपर रख लिया वो नीचे तो रख नहीं सकते। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टू जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन 12 वेज, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड हो ही नहीं सकता। जब एक फ्लैग आपने एक टाइम यूज कर लिया, तो बॉटम के लिए तो तीन फ्लैग्स बचे ना, ठीक है ना। F1 ऊपर आया तो नीचे F2 आ सकता है, F3 आ सकता है, F4, एक से तीन, एक से तीन, और ऑप्शंस ऊपर के लिए चार है, तो एक से तीन पे चार से 12। तो बच्चों हमने नेक्स्ट एग्जांपल भी कर लिया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। बिल्कुल सेम टू सेम सिग्नल्स बनाने कितने हैं? बाय अरेंजिंग एटलीस्ट टू फ्लैग्स। इस बार कम से कम दो फ्लैग्स लेके सिग्नल बनाने हैं, कम से कम दो फ्लैग्स लेके, ठीक है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने आगे पढ़ना पड़ेगा? टू फ्लैग्स इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर, बिल्कुल सेम है। कम से कम दो फ्लैग्स लेके सिग्नल बनाने हैं ऑन अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, ठीक है। इफ फाइव डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, इस बार हमारे पास फाइव फ्लैग्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल 6, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। कम से कम दो फ्लैग्स लेके सिग्नल बनाना है। तो दो फ्लैग्स लेके सिग्नल बना सकते हैं हम, तीन फ्लैग्स लेके सिग्नल बना सकते हैं, चार फ्लैग्स लेके सिग्नल बना सकते हैं, पांच फ्लैग्स लेके सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है। तो और मतलब चॉइसेस हैं, मतलब ऑप्शंस हैं, अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है। अब मान लो इधर कोई भी एक जॉब परफॉर्म हो सकती है, कितने तरीके से? अब मान लो सिग्नल्स सिग्नल्स बन जाएं तो वहां केस खत्म हो जाता है। जब सिग्नल्स हम बना रहे होंगे, अब सिग्नल्स बना रहे हैं देखो, ठीक है, तो टॉप पे पांच में से कोई सा भी फ्लैग आ सकता है और बॉटम पे चार ऑप्शंस रह जाएंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल्स बनेंगे? क्योंकि दोनों ही जॉब परफॉर्म करनी है, 20। तीन फ्लैग्स लेके सिग्नल कितने सिग्नल्स बनेंगे? 5 4 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तीन फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल्स बनेंगे? 60 सिग्नल्स बनेंगे। और आगे देखते हैं, फोर फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल बनेंगे बताइए? 5 4 3 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फोर फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल्स बन रहे हैं बच्चों? 120। फाइव फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल्स बनेंगे? 5 4 3 2 1। ये भी 120। तो टोटल कितने सिग्नल्स बने? ये सिग्नल्स कंप्लीट हो गए हैं, सिग्नल्स काउंट करने हैं, सिग्नल्स बन चुके हैं। सिग्नल्स बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बच्चों कितने आ गए? 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बच्चों कितने हो गए? 320। तो ऐसे होता है जब केसेस बन जाते हैं, केसेस बन चुके हैं, केसेस बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई एंड, ठीक है। और जब केस बन चुके हैं तो और मतलब क्या होता है? प्लस। क्लियर है? क्योंकि केसेस बन चुके हैं। क्लियर है? 20 सिग्नल्स ही बन गए और 60 और सिग्नल्स बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 80। ऐसे जब टोटलिंग करते हैं इस टाइप से तो प्लस आता है बच्चों। तो एक बार एग्जांपल नंबर 6 भी कर लिया।
अब मैं आपको एग्जांपल 8 कराता हूं। ये लो बच्चों एग्जांपल नंबर 8 आपके सामने। एक बार पढ़ लें, मैं आपके सामने रीड कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में क्या है। एग्जांपल 8, इन अ मंथली टेस्ट द टीचर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक बारी। In a monthly test, the teacher decides that there will be 3 questions, one from each of exercise 7, 8 and 9। मतलब हर एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन, तीनों जॉब परफॉर्म करनी है। मतलब एक्सरसाइज 7 में से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सरसाइज 8 में से भी पूछा जाएगा, एक्सरसाइज 9 में से भी, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट बुक। इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7, 18 question in exercise 8 and 9 question in exercise 9, in how many ways can 3 questions be selected? तीनों जॉब परफॉर्म करनी है। तो ऑब्वियसली बच्चों अगर मैं डायरेक्ट आंसर करूं तो अब डायरेक्टली आप समझ भी सकते हैं, बट कोई नहीं, मैं आपके सामने करके दिखा देता हूं। मैं यहां पर कर देता हूं एग्जांपल 8 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 7 में से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सरसाइज 8 में से भी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, एक्सरसाइज 9 में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 7 में कितने क्वेश्चंस हैं? एक्सरसाइज 7 में 12 क्वेश्चंस हैं, तो 12 ऑप्शंस हो गए टीचर के पास क्वेश्चन देने के। एक्सरसाइज 8 में कितने क्वेश्चंस हैं? 18, 18 ऑप्शंस ये हो गए। एक्सरसाइज 9 में कितने क्वेश्चंस हैं? 9, तो 9 ऑप्शंस टीचर के पास ये हो गए। तीनों जॉब्स परफॉर्म करनी है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने तरीके से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? 12 इंटू 8 इंटू 9। और अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो एक्सरसाइज 7 में से नंबरिंग डली हुई है, क्वेश्चन 1 2 3। एक्सरसाइज 1 में से, सॉरी 7 में से क्वेश्चन 1 पूछा, तो 1 पूछने के बाद 1 का रिलेशन देखो, एक्सरसाइज 8 में से किसी भी 18 क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। इसमें से पहला, इसमें से पहला, इसमें से पहला, इसमें से दूसरा, 1 से 18, 1 से 18 12 क्वेश्चंस है, तो 12 इंटू 18 ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। उस ऑर्डर्ड पेयर्स के बाद ट्रिपलेट बनाने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर्स बने कितने? 12 इंटू 18, 216 ऑर्डर्ड पेयर्स बने, ठीक है, 216। अब एक ऑर्डर्ड पेयर से कितने बन रहा है? एक ऑर्डर्ड पेयर से ट्रिपलेट कितने बनेंगे? 9, 1 से 9, तो 9 क्वेश्चंस है, 1 से 9 और है कितने? 216, तो 216 इंटू 9, 1944 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 9। तो अभी हमने ये 8th कर लिया, अब मैं आपको 9th कराने जा रहा हूं। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये। अ मिंट प्रिपेयर्स मेटलिक कैलेंडर्स। मिंट एक कंपनी होगी जो कैलेंडर्स बनाती है। स्पेसिफाइंग मंथ्स, उसमें महीने होंगे, डेट्स भी होंगी और डेज भी होंगे, इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट, 1 प्लेट फॉर ईच मंथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी कैलेंडर्स should it prepares to serve all the possibilities in the future years? देखो मैं आपको बता देता हूं, फेब्रुअरी क्या, टोटल नंबर ऑफ कैलेंडर्स अगर आपसे पूछें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के हिसाब से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि फ्यूचर भविष्य में कोई भी साल आए, भविष्य में कोई भी साल आए, 2020 चल रहा है, 2021 22, ठीक है, कोई भी साल आए, ठीक है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हुए टोटल कितने कैलेंडर्स बनाए जा सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 9th। एक मिनट मैं इसे लेफ्ट में ले आता हूं। देखो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखें हम ध्यान से, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी क्या हो सकता है फ्यूचर में? कोई भी ईयर लें, जनवरी के पहले दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, अप टू सैटरडे।
फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं। तो फ्यूचर देखते हुए स्टूडेंट ये जवाब देगा कि सर 7 कैलेंडर्स बनेंगे, बट ऐसा नहीं है। बीच में कुछ साल लीप ईयर वाले भी होंगे और नॉन लीप ईयर वाले भी होंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी संडे लेकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के हिसाब से 2 कैलेंडर बनेंगे, 365 दिन वाला अलग और 366 दिन वाला अलग। तो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी लेकर 2 कैलेंडर्स बन रहे हैं। बताओ, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी संडे लेकर, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी संडे लेकर 2 कैलेंडर्स बन रहे हैं बस। बट फर्स्ट डे ऑफ जनवरी मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, सैटरडे। तो एक लेकर 2 बन रहे हैं, तो 7 लेकर कितने बनेंगे? इसलिए भविष्य में 14 कैलेंडर ही बनेंगे, 14 के अलावा और कोई भी कैलेंडर नहीं बनेगा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखते हुए। मतलब इन 14 के अलावा कोई और कैलेंडर बन ही नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी किसी भी ईयर में जनवरी के पहले दिन संडे होगा, अगर वो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा, 2 कैलेंडर्स तो वो हो गए। मंडे लेकर भी 2 बनेंगे, ट्यूसडे लेकर भी 2 बनेंगे। तो 2 2 2 2 7 पॉसिबिलिटीज, 7 बारी 7 पॉसिबिलिटीज के हिसाब से 7 इंटू 2 14 कैलेंडर्स बनेंगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हुए। इसलिए फरवरी के भी कितने कैलेंडर होंगे? ऑब्वियसली जितने जितने पॉसिबल केसेस हैं 14 टोटल कैलेंडर्स बनेंगे, तो उतने फरवरी के भी कैलेंडर्स होंगे। क्लियर है? तो 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं सारे एग्जांपल्स पीडीएफ के नहीं कराऊंगा आपको, मैं आपको कराने जा रहा हूं एग्जांपल 11 और फिर मैं आपको एग्जांपल 13 कराऊंगा। एक मिनट बच्चों, मैं देख लूं एक बार एग्जांपल 11। हाँ जी, ये रहा। एक बार ये एग्जांपल 11 आप लोग सब अच्छे से पढ़िए, जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल if the first 3 questions have 4 choices and the next 3 has 5 choices। शुरू के 3 क्वेश्चन को तो आप 4 तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बच्चों, ये एग्जांपल नंबर आपका कौन सा है? एग्जांपल नंबर 11। तो 1 2, इससे पहले लेफ्ट में ले आता हूं मैं, सॉरी। अब सुनिए, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ये हो गए और लास्ट 3 क्वेश्चंस ये। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को आप कितने, आपको तीनों 6 की 6 जॉब्स परफॉर्म करनी है, तो इसलिए मल्टीप्लाई आएगा। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को आप 4 तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5-5 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को 4 तरीके से जवाब दे सकते हैं और बाद के 3 क्वेश्चंस को 5। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो 2 क्वेश्चंस पूछते एग्जाम में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपने ए जवाब दिया, दूसरे क्वेश्चन का एबीसीडी कुछ भी दे सकते हैं। तो 1 से 4 तो 4 इंटू 4 16 ऑर्डर्ड पेयर्स होते नहीं होते, इसलिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ही चल रहा है, यहां से आइडिया हो जाता है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो एक कितना आंसर आएगा बच्चों बताइए? 4 5 20, 23 टाइम्स है। तो ऐसे कर सकते हैं आप 20 इंटू 20 इंटू 20 8000। 8000 सीक्वेंस ऑफ आंसर्स पॉसिबल है 5-5 के। क्लियर है? एग्जाम्पल 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13, और ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपकी एफपीसी की ही लाऊंगा बच्चों, एफपीसी की ही लाऊंगा नेक्स्ट क्लास, और हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर एफपीसी नेक्स्ट क्लास में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? और आज का लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13, इस पे हम अच्छा खासा टाइम देंगे, 3-4 मिनट्स देंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपके अच्छे से सॉल्व हो जाए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें अच्छा खासा दिमाग लगेगा आपका। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है बच्चों, 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नो स्टूडेंट हैज रिटन या गिवन ऑल करेक्ट आंसर्स। किसी भी बच्चे ने सारे के सारे करेक्ट आंसर्स नहीं दिए। एंड नो टू स्टूडेंट्स
have written या have given the same sequence of answer. किसी भी दो बच्चों ने सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स नहीं दिए, मतलब मेरा आंसर, मेरे दोस्त का आंसर और मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबके आंसर्स अलग अलग हैं. तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल? क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हैं? चलो ये मैं अपने सबसे आखिरी में कर देता हूं. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं. तो हर क्वेश्चन को आप दो तरीके से आंसर कर सकते हैं, इधर ट्रू या फॉल्स. टू 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 टू. तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 32 सीक्वेंस ऑफ आंसर्स हैं. मतलब मैं आपको बताऊं कि 32 सीक्वेंस ऑफ आंसर का मतलब इसमें ट्रू 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 ये भी आ गए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस टाइप से वर्टिकली अगर मैं देखूं आपके सामने तो 32 सीक्वेंस हैं. 32 में से बच्चों, 32 में से 32 सीक्वेंस में से 32 सीक्वेंस में से वन करेक्ट आंसर भी है. मतलब वन करेक्ट का मतलब है कि जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट है. मान लो करेक्ट सीक्वेंस ये है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो वो एक करेक्ट आंसर भी है. वो इसलिए हटाया क्योंकि क्लास में किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया. तो 36 डिफरेंट आंसर्स हैं, 36 डिफरेंट रॉन्ग आंसर्स हैं, 36 डिफरेंट रॉन्ग आंसर्स. किसी भी दो बच्चों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया. तो मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? इसके बाद तो कोई सीक्वेंस बनता ही नहीं है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 31 इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल. तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट एफपीसी का कंप्लीट हुआ. क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट प्लीज स्टूडेंट आप जरूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी. जो भी आपको डाउट्स हुए होंगे आप प्लीज मुझे बताइएगा. तब तक के लिए स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा. बाय बाय बच्चों.